तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीबीएसई स्मार्ट क्लासेस। मैं सजाद सर पिछले 20 सालों से सीबीएसई स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ पढ़ाता आया हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं साइंस और मैथ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इजी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। चेक वेदर, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, ये और भी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैथ का नियम ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझें। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो आपका आधा काम हो गया। बच्चे लोग करते क्या है कि बिना क्वेश्चन को समझे वो लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं और वो लोग शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को आप लोग समझिए। पहले क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छी तरह से तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 का पावर n, तो कौन सा पावर होगा 6 का? 6 का वो कौन सा पावर होगा? पावर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कौन सा पावर होगा जिसको जब सॉल्व करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा कि जिसका डिजिट, लास्ट वाला डिजिट 0 होगा। उसका लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 होगा। जैसे एग्जांपल से आपको बताते हैं। सपोज 6 का पावर 2 लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो 6 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लास्ट में कितना है? 6 है। सपोज 6 का पावर 3 लेते हैं, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36, और 36 इंटू 6 हो जाता है 216। तो देखिए लास्ट में कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। लास्ट में जो है वो 0 होना चाहिए। तो 6 का वो कौन सा पावर होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं। तो एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, इस क्वेश्चन से जुड़ा फैक्ट ये है कि कोई भी नंबर का एंड में 0 तभी आता है जब वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर का एंड में 0 तभी आता है जब वो नंबर 10 से डिविजिबल आता है, 10 से डिविजिबल होता है, सॉरी। मतलब जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है उन्हीं नंबर्स के लास्ट वाले डिजिट में 0 आते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, अ नंबर एंड्स विथ 0 only if it is divisible by 10। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से जुड़ा फैक्ट है। अ नंबर एंड्स विथ 0 ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाई 10। अब डिविजिबल बाई 10 है या नहीं कैसे चेक करेंगे, है ना? ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो देखिए इसका प्रोसेस ये है, पहले हम लोग फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए 10 का अगर फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 2 इंटू 5 आएगा। ओके, 10 का जो फैक्टर्स होता है वो 2 इंटू 5 होता है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 दिया हुआ है। तो 6 का फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 कितना हो जा रहा है? 2 इंटू 3 हो जा रहा है। अब 10 का भी फैक्टर्स मेरे सामने है, 6 का भी फैक्टर्स मेरे सामने है।
और ये चीज़ हम जानते हैं कि जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है उसी नंबर के लास्ट वाले डिजिट में 0 आता है। अब पता कैसे चलेगा कि 6 का पावर n 10 से डिविजिबल होगा या नहीं, कोई भी पावर। तो यहाँ पे देखिए 10 का फैक्टर्स में 2 है और 5 है, 6 का फैक्टर्स में 2 है और 3 है। क्या 6 का फैक्टर्स में वो सारे नंबर्स हैं जो 10 में हैं? क्या 6 का फैक्टर्स में वो सारे नंबर्स हैं जो 10 में हैं? जैसे 10 का फैक्टर में 2 है तो 6 का फैक्टर में भी 2 है। 10 का फैक्टर में 5 है तो क्या 6 का फैक्टर में 5 है? जी नहीं, 6 का फैक्टर्स में 5 नहीं है, 5 मिसिंग है। तो क्योंकि 10 वाला जो फैक्टर्स है 2 और 5 वो 6 में प्रेजेंट नहीं है, सारे फैक्टर्स होने चाहिए। 2 है, चलिए कोई बात नहीं, 2 है अच्छी बात है, लेकिन 5 तो नहीं है। तो क्योंकि ये 5 नहीं है तो 6 का कोई भी पावर रहेगा वो एंड में 0 नहीं आ सकता, मतलब वो 10 से डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 का फैक्टर्स में कहीं पर भी 5 नहीं दिख रहा है, 5 है ही नहीं, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। और 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 का किसी भी पावर में, उसका किसी भी डिजिट में एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर इज़ नो। अब इसको लिखना कैसे है, जो भी आप समझे हैं उसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। सिंस 6 हैज़ फैक्टर 2 and 3 but no factor is 5, so 6 to the power n cannot be divided by 10, therefore 6 to the power n can never end with the डिजिट 0। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो नंबर्स का जो सीरीज़ है, ये जो नंबर्स है ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है। ओके, कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होता है जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है उन्हीं नंबर्स को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ 2 का क्या क्या फैक्टर है, 1 तो रहेगा ही रहेगा और खुद ये नंबर रहेगा। तो यहाँ पे 2 का कितना टू फैक्टर्स है, 2 टू फैक्टर्स है। और एग्जांपल्स लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 3 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 3 है। 3 का भी देखिए 2 ही फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ 4 का क्या क्या फैक्टर्स है। फैक्टर्स आप लोग समझ रहे हैं ना, फैक्टर्स मतलब वो नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। ओके, फैक्टर्स का मतलब वो नंबर्स होता है जो इस नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो फैक्टर्स ऑफ 4 का मतलब वो नंबर्स जो 4 को डिवाइड कर सके। तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। 1 के अलावा और कौन कौन सा नंबर है, क्या 4 2 से डिवाइड हो सकता है, जी हाँ डिवाइड हो सकता है, 2 रहेगा।
क्या 4 3 से डिवाइड हो सकता है? जी नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 नहीं होगा और खुद का नंबर रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए 4 का फैक्टर्स कितना टू है, ये 2 से ज़्यादा है या नहीं? 1 2 3, ये देखिए 3 टू है, ये 2 से ज़्यादा है, तो 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। 4 इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर, 4 कॉम्पोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6 का मतलब ये वो सारे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 तो रहेगा ही रहेगा। क्या 6 2 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्या 6 3 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, 3 से भी हो सकता है। ओके, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और ये खुद का नंबर होगा, खुद का नंबर होगा 6। तो यहाँ पे देखिए 6 का कितना फैक्टर्स निकला? 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स निकल गया, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो 6 इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर, 6 इज़ ए कॉम्पोजिट, सॉरी, 6 इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब क्या है? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि हम लोग समझ गए अच्छी तरह से, अब उसके बाद में ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये अब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए सिंपल सा चीज़ है, पता ये करना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स है या नहीं। लेकिन ये नंबर्स जो है कुछ अलग तरह से लिखा हुआ है, तो इस नंबर्स को हम लोग सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल नंबर मतलब इसके जैसा, ये जैसे 6 है, ये जैसे 4 है, ये जैसे 3 है। ठीक है, इस टाइप का नंबर्स में हम लोग पहले से कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो कैसे करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पे देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, ये प्लस का साइन है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों में देखिए कॉमन है 13, तो 13 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे देखिए बच रहा है 7 और 11, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ से तो 13 निकल गया, तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा मतलब 1। ओके, कुछ नहीं बचेगा तो फिर 1 लेंगे। तो कितना हो जा रहा है? 13 इंटू 7 इंटू 11 77 हो गया, प्लस 1 78 हो गया। तो 13 इंटू 78 हो जाता है 1014। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे देखिए प्लस 5 है, तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन लिए थे 13, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन लेने के बाद में फिर यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन चला गया है,
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से तो 5 चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 5, अब ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सी जा 42 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 42, 24 42, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 8 हो गया, 0 हो गया, 1008। तो यहाँ पे हो रहा है 1008 प्लस 1। अब ये कितना आ जाएगा? 1008 प्लस 1 हो जाता है 1009। ओके, तो 5 इंटू 1009 करेंगे तो ये आ रहा है 5 9 45, 5045। ओके, तो इस नंबर को सिंप्लीफाई करने पर 1014 आ गया। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने पर 5045 आ गया। अब ये देखिए सिंगल नंबर आ गया है। ओके, सिंगल नंबर मतलब जैसे इस तरह का जो नंबर था ना, 6 था, 4 था, 3 था, 2 था। ठीक है, इस तरह का ये नंबर आ गया। हाँ, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है ना, बट ये सिंगल टाइप में आ गया है। अब क्या करेंगे? ये दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर्स निकाले थे, है ना, उसी तरह से देखिए फैक्टर्स जो है पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, बस चेक करना है कि क्या इसका दो से अधिक फैक्टर्स है या नहीं। अगर 1014 का दो से अधिक फैक्टर्स है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगर 5045 का दो से अधिक फैक्टर्स है तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर्स है। ठीक है, बस यही चेक करना है। पूरा फैक्टर्स को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं। आपको दो से अधिक मिल गया तो फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 1014। तो 1014, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 1014 का मतलब है कि 1014 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, 1 से तो खैर डिवाइड होगा ही होगा, 1 तो लिखना ही है। क्या 1014 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट में और कौन कौन सा नंबर से डिवाइड हो सकता है? 3 से क्या ये डिवाइड होगा? 3 3 जा 9, 11 है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अगर आप डाउट में रहेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, 11, 3 3 जा 9, 24, 3 8 जा 24। देखिए 3 3 8 हो गया। देखिए यहीं से आपको समझ में आ जा रहा है कि 1014 का दो से अधिक फैक्टर्स है। अब ये इसमें बहुत सारे नंबर्स भी मिल जाएंगे और भी कई नंबर्स मिल जाएंगे और साथ में ये 1014 भी आएगा। ठीक है, फैक्टर्स में ये खुद का भी नंबर होता है। तो इतना ही से समझ में आ जा रहा है कि दो से अधिक फैक्टर्स हैं 1014 का, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करने के लिए तो कहा नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स है या नहीं। तो क्योंकि 1014 का दो से अधिक फैक्टर्स है तो ये कंपोजिट नंबर्स है। उसी तरह से इसका भी चेक कर लेंगे 5045 का फैक्टर्स ऑफ 5045। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, 1 तो रहेगा ही रहेगा और क्योंकि लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली ये 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद में और भी कई नंबर्स मिल जाएंगे आपको और ये लास्ट वाला नंबर तो रहता ही रहता है 5045। यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ 1014। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पर समझ में आ जा रहा है कि दो से अधिक फैक्टर्स है। ऑलरेडी हम लोगों को 1 2 3 नंबर्स मिल गया है और भी कई नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1009 आता है। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर्स हो गया है, यहाँ पर और भी कई नंबर्स मिल जाएंगे डिवाइड अगर करेंगे तो फिलहाल हम लोग को बस यही चेक करना है कि दो से अधिक फैक्टर्स है या नहीं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, मिल गया, तो दो से अधिक फैक्टर्स है। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए, क्वेश्चन जिस भाषा में पूछा जाता है उसी भाषा में आपको आंसर देना है। मेरा मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, वही स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। देर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको बस एलसीएम फाइंड कर देना है। ये 18 और 12 का बस एलसीएम फाइंड कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, बस 18 और 12 का एलसीएम फाइंड कर देंगे। ओके, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो 2 से ये जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 से इसको एलसीएम कर देंगे, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही रह जाएगा और 3 1 जा 3। तो एलसीएम इक्वल टू फाइनली आ रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम जो है वो 36 आ गया है। और हम लोग जो आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप आंसर लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट again at the starting point. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।